नमस्कार। हम सभी के अंदर एक भगवान छिपा होता है, एक शैतान छिपा होता है और ये इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने अंदर के भगवान को बढ़ावा देता है या अपने अंदर के शैतान को बढ़ावा देता है। आपने देखा होगा कि अपने जीवन में कुछ लोग इतने बड़े शैतान बन जाते हैं कि या तो उनके लिए फांसी या फिर उम्र कैद ही उचित सज़ा होती है, और कुछ लोग अपने जीते जी भगवान बन जाते हैं, इतने अच्छे काम करते हैं कि दुनिया उन्हें पूजने लगती है। तो यहाँ आप एक ऐसे ही इंसान की कहानी देखेंगे जो अपने जीते जी भगवान बन गया। उसने कुछ ऐसा किया, इतना बड़ा त्याग किया, इतनी बड़ी कुर्बानी दी अपनी, कि लोग उसके जिंदा रहते ही उसको पूजने लगे, एक देवता की तरह, एक भगवान की तरह। चलिए देखिए, आपको इंस्पिरेशन मिलेगी, ज़रूर प्रेरणा मिलेगी। बड़ी प्रेरक कहानी है। अ लिविंग गॉड यानी एक जीवित देवता, लेफ्केडियो हर्न की कहानी है। जैपनीज़ कहानी है। जो यहाँ विषय है वो जापान का है, लेखक भी जापान के हैं। From immemorial time, the shores of Japan have been swept at irregular intervals of centuries by enormous tidal waves. The tidal waves caused by earthquakes or by submarine volcanic action. आपको ये बात तो मालूम ही होगी कि जापान में अक्सर भूकंप आते रहते हैं, सुनामी आती रहती हैं, तूफान आता रहता है। यानी प्रकृति बहुत अत्याचार करती है जापान पर, लेकिन जापान फिर भी हार नहीं मानता। जापान के ऊपर ही दुनिया में अकेला ऐसा देश है जिसने दो दो बार हिरोशिमा और नागासाकी पर एटॉमिक बॉम्ब का अटैक झेला है। लेकिन जापानी लोग बड़े हिम्मत वाले हैं कि इतना सब कुछ झेलने के बावजूद वो अपना मेहनत नहीं छोड़ते और हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। तो फ्रॉम टाइम इमेमोरियल यानी एक अनिश्चित काल से, एक ऐसा इमेमोरियल माने जिसे हम याद नहीं रख सकते, इतने अनादिकाल से, द शोर्स माने किनारे ऑफ जापान, जापान के, हैव बीन स्वेप्ट, उन्हें बहाया ले जाया गया है, कई बार बहा ले गया है उनको, एट रेगुलर इरेगुलर इंटरवल्स। इरेगुलर का मतलब होता है कि मतलब बीच बीच में, कभी महीने बाद आ गया, कई 2 महीने बाद, कभी 6 महीने बाद, कभी साल भर बाद, तो ये इरेगुलर इंटरवल्स कहलाते हैं। तो बार बार ऑफ सेंचुरीज यानी शताब्दियों में कई बार, बाय एनॉर्मस टाइडल वेव्स। इनॉर्मस माने विशाल, बहुत बड़ी, टाइडल यानी ज्वार की, ज्वार भाटा आता है ना समुद्र में, तो टाइड तूफान भी कह सकते हैं आप। वेव्स माने लहरें, तो तूफानी लहरों के द्वारा जापान के किनारों को शताब्दियों से बार बार बहाया जाता रहा है। टाइडल वेव्स कॉज्ड बाय अर्थक्वेक्स। अब ये जो टाइडल वेव्स हैं, ये जो तूफानी लहरें हैं, कॉज्ड माने वो पैदा होती हैं, बाय अर्थक्वेक्स, भूकंपों के द्वारा, और या फिर बाय सबमरीन वॉल्केनिक एक्शन। सबमरीन माने समुद्र के अंदर का, और वॉल्केनो होते हैं ज्वालामुखी। तो समुद्र के अंदर जो ज्वालामुखी फटते हैं, वॉल्केनिक एक्शन यानी ज्वालामुखी के क्रियाशीलता से वहाँ पर ये लहरें उठती हैं। दीज ऑफुल सडन राइजिंग्स, ऑफुल माने भयानक होती हैं, सडन माने अचानक होने वाली, राइजिंग माने उठान, तूफान, ऑफ द सी समुद्र का, आर कॉल्ड कहा जाता है, बाय द जैपनीज जापानी लोगों के द्वारा, सुनामी। तो ये अचानक आने वाले तूफानों को जापानी लोग सुनामी कहते हैं। द लास्ट वन अकर्ड ऑन द इवनिंग ऑफ जून 17, 1896। तो जो अंतिम सुनामी आई थी, जब ये कहानी, इसकी बात हो रही है, जब ये लेखक लिख रहा है, उससे पहले की बता रहा है कि जो आखिरी आई थी, उसके बाद तो बहुत आ चुकी हैं, लेकिन ये जो जिक्र कर रहा है लेखक, वो कह रहा है कि आखिरी जो आई थी वो आई थी जून 17, 1896 की शाम को। वैन, जब, अ वेव, एक लहर, नियरली 200 माइल्स लॉन्ग, नियरली माने लगभग, ऑलमोस्ट 200 माइल्स, 200 मील लॉन्ग, लंबी थी, स्ट्रक माने उसने वार किया, द नॉर्थ ईस्टर्न प्रोविंसेस, नॉर्थ माने उत्तर, ईस्ट माने पूर्वी यानी उत्तरी पूर्वी, प्रोविंसेस माने क्षेत्रों पर, ऑफ मियांगी, इवाटे एंड आओमोरी। तो ये वहाँ के क्षेत्र हैं जापान के। तो इन प्रोविंसेस में, इन क्षेत्रों में अटैक किया। रैकिंग स्कोर्स ऑफ टाउन्स एंड विलेजेस, रैकिंग माने तोड़ते हुए, फोड़ते हुए, बर्बाद करते हुए, स्कोर्स माने बीसियों, ऑफ टाउन्स माने कस्बे, और विलेजेस माने गांव, यानी बीसियों गांव और शहर उसने बर्बाद कर दिए।
रुइनिंग माने यहाँ भी डिस्ट्रक्शन होता है, रुइन माने भी डिस्ट्रॉय होता है, तो बर्बाद कर दिए, खंडहर बना दिए होल डिस्ट्रिक्ट्स, पूरे के पूरे जिले, एंड डेस्ट्रॉइंग और विनाश कर दिया नियरली 30,000 ह्यूमन लाइव्स, लगभग 30,000 इंसानों की जिंदगी समाप्त कर दी। द स्टोरी ऑफ हामागुची गोहेई is the story of a like calamity which happened long before the era of Meiji on another part of the Japanese coast. द स्टोरी यानी ये जो कहानी है ऑफ हामागुची गोहेई की इज द स्टोरी, ये एक कहानी है ऑफ अ लाइक कैलेमिटी, इसी प्रकार की एक मुसीबत की, विच हैपेंड जो कि हुई लॉन्ग बिफोर द एरा ऑफ मेजी के एरा माने युग के बहुत पहले, ऑन अनदर पार्ट ऑफ द जापानीज कोस्ट, जापान के तट के एक और भाग में। और ये जो मेजी एरा दिया हुआ है, जो एरा माने मैंने आपको बताया युग है, और मेजी एरा कहा जाता है जापान के इतिहास का एक भाग जो कि 23 अक्टूबर 1868 से लेकर 30 जुलाई 1912 तक चलता है। इसको आप चाहें तो नोट कर लीजिएगा, याद रखिएगा। ही वॉज एन ओल्ड मैन, वो एक बूढ़ा आदमी था, एट द टाइम ऑफ द अकरेंस, यानी जब ये घटना हुई, अकरेंस माने घटना, एट द टाइम ऑफ द अकरेंस, इस घटना के समय, दैट मेड हिम फेमस, जिसने उसे फेमस कर दिया, प्रसिद्ध बना दिया। ही वॉज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल रेजिडेंट, ही वॉज वो था, द मोस्ट माने सबसे ज़्यादा, इन्फ्लुएंशियल प्रभावशाली, रेजिडेंट माने निवासी, ऑफ द विलेज गांव का, टू विच ही बिलोंग्ड जिससे उसका संबंध था, जिस गांव का वो रहने वाला था उस गांव का सबसे ज़्यादा प्रभावशाली व्यक्ति था वो। ही हैड बीन फॉर मैनी ईयर्स, यानी वो बहुत सालों तक रहा था, इट्स मुराओसा, इसका मुराओसा यानी आप कह सकते हैं मुखिया जी, जैसे हमारे गांव में होते मुखिया जी, और हेडमैन या फिर मुख्य आदमी। एंड ही वॉज नॉट लेस लाइक्ड देन रेस्पेक्टेड, तो उसको जितना रेस्पेक्ट किया जाता, जितनी उसकी इज्जत थी उससे कम उसको पसंद नहीं किया जाता था, यानी जितनी उस लोग उसको इज्जत करते थे उतना ही उसको पसंद भी करते थे, उसको प्यार भी करते थे। द पीपल यूजुअली कॉल्ड हिम ओजी-सा, लोग उसको प्रायः ओजी-सा कहते थे, विच मीन्स ग्रैंडफादर, जिसका मतलब होता है दादाजी, बाबा। बट बीइंग द रिचेस्ट मेंबर ऑफ द कम्युनिटी, अब लेकिन बीइंग द रिचेस्ट मेंबर, वो सबसे ज़्यादा धनी व्यक्ति था, ऑफ द कम्युनिटी, अपने समुदाय का। ही वॉज समटाइम्स ऑफिशियली रेफर टू, तो उसको समटाइम्स कभी कभी ऑफिशियली यानी ऑफिशियल रूप से रेफर टू उसको बोला जाता था एज द चोज़ा बोला जाता था, यानी सबसे धनी व्यक्ति को वहाँ पर चोज़ा बोला जाता है। ही यूज्ड टू एडवाइज द स्मॉलर फार्मर्स, वो छोटे छोटे काश्तकारों को, किसानों को एडवाइस दिया करता था, यानी सलाह दिया करता था, अबाउट देयर इंटरेस्ट्स, उनके हितों के बारे में, यानी किस में उनकी भलाई है, क्या करने से वो ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे, उनकी फसल ज़्यादा अच्छी होगी। और क्या करता था, टू आर्बिट्रेट देयर डिस्प्यूट्स, आर्बिट्रेट माने पंचायत करना, न्याय करना, सुलझाना, देयर डिस्प्यूट्स उनके झगड़ों को। टू एडवांस देम मनी एट नीड, टू एडवांस माने दिया करता था, देम उनको मनी पैसा, एट नीड ज़रूरत के वक्त। एंड टू डिस्पोज ऑफ देयर राइस फॉर देम ऑन द बेस्ट टर्म्स पॉसिबल, और क्या करता था, टू डिस्पोज ऑफ यानी निपटारा करता था, या फिर आप कह सकते हैं बिकवाया करता था, देयर राइस उनके चावल को, फॉर देम उनकी खातिर, ऑन द बेस्ट टर्म्स पॉसिबल जो सबसे अच्छे टर्म्स कंडीशंस यानी कीमत पॉसिबल संभव थी, तो महंगे से महंगा उनके चावल को बिकवाया करता था वो। Hamaguchi's big thatched house stood at the verge of a small plateau overlooking a bay. तो Hamaguchi's big thatched farm house, देखिए जो उनके घर थे वो तो सब
छप्पड़ वाले ही थे। थैच माने छप्पड़ होता है, घास फूस से बने होते हैं, लकड़ी से बने होते हैं ज़्यादातर जापान में घर, क्योंकि वहाँ भूकंप आता रहता है और लकड़ी के घर ज़्यादा सुरक्षित होते हैं भूकंप में। तो हामागुची का जो बड़ा सा छप्पड़ वाला घर था, फॉर्म हाउस था, स्टूड, वो स्थित था कहाँ पर, लोकेटेड था, स्टूड माने लोकेटेड था, एट द वर्ज माने किनारा होता है, ऑफ अ स्मॉल प्लेटो, एक छोटे से पठार के, ओवरलुकिंग अ बे, बे होती है खाड़ी, जैसे बे ऑफ बंगाल है हमारे भारत में, बंगाल की खाड़ी, तो एक खाड़ी के सामने, प्लेटो क्या होता है, एक उठी हुई धरती होती है, ऊंची जमीन होती है, जैसे हमारे भारत में भी है ना, दक्षिण का पठार है ना, सदर्न प्लेटो उसको हम बोलते हैं। तो एक छोटे से पठार जो कि एक खाड़ी के सामने स्थित था, वहाँ पर उसका घर था। द प्लेटो मोस्टली डिवोटेड टू राइस कल्चर, अब ये जो पठार था मोस्टली ज़्यादातर, डिवोटेड माने समर्पित था, टू राइस कल्चर यानी वहाँ पर धान की खेती होती थी, ज़्यादातर धान उगाया जाता था। वॉज हेम्ड इन ऑन 3 साइड्स, हेम्ड का मतलब होता है जैसे जो साड़ी होती है उसके किनारे पर गोटा लगाया जाता है तो उसको हेम बोलते हैं, लेकिन यहाँ साड़ी तो है नहीं, तो वो जो पूरा ज़मीन है, वो जो पूरा एरिया है उसके किनारी बनी हुई है, 3 साइड से वो घिरा हुआ है, काहे से, बाय थिकली वुडेड समिट्स, थिकली माने घने, वुडेड माने जंगलों वाले, समिट्स मतलब जो चोटियां हैं, तो घने जंगलों वाली चोटियों से वो 3 साइड से एरिया, वो पठार घिरा हुआ है। From its outerwards, the land sloped down in a huge green concavity as if scooped out to the edge of the water. काफ़ी लंबा सेंटेंस है बच्चों, तो मैं इसको थोड़ा थोड़ा करके ही यहीं एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्योंकि इस पेज पर तो ये पूरा भी नहीं हो रहा सेंटेंस। तो देखिए, फ्रॉम इट्स आउटर वर्ज, आउटर माने बाहरी, वर्ज माने किनारा, तो इसके बाहरी किनारे से द लैंड स्लोप्ड डाउन, लैंड जमीन, स्लोप डाउन, स्लोप होता है ढाल, तो नीचे को ढालू होती जाती थी, इन अ ह्यूज ग्रीन कनकेविटी, ह्यूज माने विशाल, ग्रीन माने हरा भरा, कनकेविटी होता है, आपने लेंस देखा होगा, जो कन्वेक्स लेंस होता है वो बाहर को निकला होता है, और कनकेव अंदर को जैसे घुसा हुआ होता है, गड्ढा सा होता है, तो यहाँ पर क्या था, एक विशाल हरा भरा कनकेविटी थी, यानी गहराई थी वहाँ पर, एज इफ जैसे कि स्कूप्ड आउट, स्कूप जैसे आप टमाटर को काट लेंगे, बीच में से टमाटर काटिए और उसका अंदर का जो बीज वगैरह हैं, जो उसका पल्प है, गूदा है, वो निकाल दीजिए तो वो स्कूप बन जाता है ना, उसको स्कूप बोलते हैं। तो आप कह सकते हैं खोखला, गड्ढा, कटोरा सा जो बन जाता है, तो एज इफ स्कूप्ड आउट, जैसे कि अब क्योंकि वो कनकेविटी है, और कनकेव जो होता है वो अंदर को गहरा हुआ सा होता है, तो ऐसा लगता था कि जैसे वो एरिया स्कूप्ड आउट है, उसमें से उसको खोखला कर दिया गया है। टू द एज ऑफ द वाटर, कहाँ तक, एज माने फिर किनारा होता है, और द वाटर पानी के किनारे तक, एंड द होल ऑफ दिस स्लोप, और ये जो पूरा ढाल था, सम 3/4 ऑफ अ माइल लॉन्ग, कितना लंबा था, 3/4 ऑफ अ माइल, इतना लंबा था, वॉज सो टेरेस्ड, यानी वो इस तरीके से ढका हुआ था, एज टू लुक, कि वो दिखता था, व्हेन व्यूड, जब उसको देखा जाता था, फ्रॉम द ओपन सी, खुले हुए समुद्र से, कैसा दिखता था, लाइक एन एनॉर्मस फ्लाइट ऑफ ग्रीन स्ट्राइप्स, जैसे कि लाइक सिमिली है, देखिए कंपैरिजन है, लाइक एन एनॉर्मस, एनॉर्मस माने विशाल, फ्लाइट ऑफ ग्रीन स्टेप, फ्लाइट मतलब एक हरी भरी सीढ़ियों का एक जीना हो, वैसा दिखता था। डिवाइडेड इन द सेंटर, डिवाइडेड जो कि बटा हुआ था, इन द सेंटर बीच में, बाय अ नैरो, नैरो माने संकरी, पतली, वाइट जिगजैग अ स्ट्रीक ऑफ माउंटेन रोड, तो वाइट सफ़ेद, जिगजैग जैसे जेड बनता है ना, ऐसे 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 करके, तो जिगजैग स्ट्रीक माने लाइन होती है, ऑफ माउंटेन रोड यानी पहाड़ों के
रोड से, सड़क से। तो इस सड़क ने उसको 2 भागों में बांट रखा था। 90 thatched dwellings and a Shinto temple। तो 90 छप्परों वाले ड्वेलिंग्स माने घर, एंड अ शिंतो टेम्पल, और एक शिंतो धर्म है जापान में। जापान का मूल धर्म है, वैसे वहाँ बौद्ध धर्म बहुत फॉलो किया जाता है, लेकिन वहाँ का जो मूल धर्म है वो शिंतो है। तो वहाँ पे एक शिंतो मंदिर था, कंपोजिंग द विलेज प्रॉपर, यानी जो प्रॉपर गांव था वो इन्हीं से मिलकर बना था। यानी जो गांव को कंपोज करते थे, बनाते थे, वो 90 घर और वो शिंतो मंदिर, इनसे मिलकर वो गांव बना था। स्टूड अलोंग द कर्व ऑफ द बे। तो ये 90 घर और ये मंदिर कहाँ थे? स्टूड यानी वो स्थित थे, लोकेटेड थे कहाँ? अलोंग द कर्व, यानी कर्व पर, जो ऐसे अर्धगोला होता है कर्व, ऑफ द बे, खाड़ी के। ये जो सी है, सी अपने आप में एक कर्व है। एंड अदर हाउसेस, और इसके अलावा जो घर थे, क्लाइम्ड यानी वो चढ़ते थे, या लोकेटेड, यहाँ भी आप क्लाइम्ड का मतलब यहाँ आप लोकेटेड लगा सकते हैं, वो स्थित थे कहाँ? स्ट्रैगलिंग अप, यानी बिखरे हुए थे, इधर उधर बसे हुए थे। 90 घर और ये मंदिर तो एक जगह बसे हुए थे, और बाकी के जो घर थे वो बिखरे हुए थे द स्लोप, उस ढाल पर, फॉर सम डिस्टेंस, कुछ दूरी तक, ऑन आइदर साइड ऑफ द नैरो रोड, उस ये जो ऊपर बताया गया है नैरो रोड, जो सकरा रोड है, पतला सड़क है, पतली सड़क के ऑन आइदर साइड का मतलब दोनों ओर बिखरे हुए थे, लीडिंग टू द चोजाज होम, और वो सड़क कहाँ तक जाती थी? चोजा के घर तक। तो ये पूरा डेस्क्रिप्शन हुआ उस लोकेशन का, है ना। कभी कभी डेस्क्रिप्शन लोकेशन पर या सेटिंग पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ये कहानी की सेटिंग कहलाती है, जो लोकेशन दिखाई जाती है। तो ये हुई इस कहानी की सेटिंग। अब आगे बढ़ते हैं। वन ऑटम इवनिंग, ऑटम पतझड़ का मौसम होता है, तो एक पतझड़ की शाम को हामागुची गोहेई वॉज लुकिंग डाउन, हामागुची गोहेई देख रहा था, फ्रॉम द बालकनी, बालकनी से, ऑफ हिज हाउस, अपने घर की, एट सम प्रिपरेशंस, कि कुछ तैयारियां हो रही थीं, फॉर अ मैरी मेकिंग, यानी मज़े करने की, उत्सव मनाने की, इन द विलेज, गांव में, बिलो, नीचे। अब इसका घर क्योंकि ऊंचाई पर है, पहाड़ी पर है, और जो बाकी का गांव है वो थोड़ा नीचे की ओर है, तो वहाँ पर कुछ तैयारियां हो रही हैं, क्योंकि भाई कोई उत्सव मनाया जाना है, कोई त्यौहार मनाया जाना है, जिसकी तैयारियां गांव वाले लोग कर रहे हैं। तो उसको वो देख रहा था अपनी बालकनी से। देयर हैड बीन अ वेरी फाइन राइस क्रॉप, यानी बड़ी बढ़िया धान की फसल हुई थी, एंड द पीजेंट्स वर गोइंग टू सेलिब्रेट, और किसान लोग उत्सव मना रहे थे, देयर हार्वेस्ट, अपनी फसल की कटाई का। जैसे हमारे यहाँ बैसाखी मनाई जाती है ना, बैसाख में फसल कटती है गेहूं की, जौ की, तो 13 अप्रैल को बैसाखी मनाई जाती है। और बैसाखी के दिन हमारे यहाँ जलियांवाला बाग कांड हुआ था, वो आप लोगों को याद होगा। तो हर जगह जहाँ मुख्य पेशा लोगों का खेती होती है उस, और अभी तो इंडस्ट्रीज़ ने उसकी जगह ले ली है, लेकिन जिस वक्त की ये कहानी है उस वक्त मुख्य पेशा जो था वो खेती ही थी। तो जब अच्छी फसल होती है तो किसान उसकी खुशियाँ मनाते हैं, तो वो अपनी फसल की कटाई का उत्सव मनाने की तैयारी कर रहे थे। बाय अ डांस इन द कोर्ट ऑफ द ओजिगम, और कहाँ मना रहे थे? देवता के जो मंदिर है, देवता की जो जगह है, वहाँ पर उस देवता के आंगन में, कोर्ट माने आंगन, तो उस मंदिर के आंगन में नाच गाने की तैयारी थी पूरी। द ओल्ड मैन कुड सी द फेस्टिवल बैनर्स, तो उस बूढ़े आदमी को दिखाई दे रहे थे फेस्टिवल, त्योहार के बैनर्स माने झंडे, जिनको नोबोरी कहा जाता है, फ्लटरिंग, फड़फड़ाते हुए। इनको नोबोरी याद रखिएगा, नोबोरी आपसे पूछा जा सकता है। फ्लटरिंग, फड़फड़ाते हुए, एबव द रूफ्स ऑफ द सॉलिटरी स्ट्रीट, एबव द रूफ्स यानी छतों के ऊपर, द सॉलिटरी स्ट्रीट जो एकाकी गली थी, द स्ट्रिंग्स ऑफ पेपर लैंटर्न्स,
स्ट्रिंग्स माने धागे, ऑफ पेपर लैंटर्न्स यानी कागज की लालटेनों की, फेस्टून माने बंधे हुए थे, बिटवीन बम्बू पोल्स बांस के लट्ठों के बीच में। द डेकोरेशंस ऑफ द श्राइन, डेकोरेशन माने सजावट, ऑफ द श्राइन मंदिर की, एंड द ब्राइटली कलर्ड गैदरिंग, और ब्राइटली मतलब बहुत ब्राइट कलर्स वाले चटक रंग के कपड़े पहने हुए गैदरिंग इकट्ठा थे, ऑफ द यंग पीपल, युवा लोग, लड़के लड़कियां युवक यानी जो युवा लोग थे वो बड़े चटक रंगों के कपड़े पहनकर वहाँ मंदिर में इकट्ठा थे। ही हैड नो बडी विद हिम, उसके साथ कोई नहीं था, दैट इवनिंग, उस शाम को, बट माने सिवाय, एक्सेप्ट हिज लिटिल ग्रैंडसन, उसके छोटे से नाती के या पोते के, अ लैड ऑफ 10, जो कि 10 साल का एक लड़का था। तो और कोई नहीं था, बस वो अकेला था और उसके साथ उसका पोता था 10 साल का। द रेस्ट ऑफ द हाउस होल्ड यानी बाकी के घर के लोग, हैविंग गॉन, चले गए थे, अर्ली, जल्दी ही, टू द विलेज, गांव को, यानी उत्सव में शामिल होने के लिए बाकी घर के लोग चले गए थे। ही वुड हैव accompanied them, वो भी उनके साथ चला जाता, हैड ही नॉट बीन फीलिंग लेस स्ट्रॉन्ग, अगर वो थोड़ा कम ताकतवर महसूस ना कर रहा होता, देन यूजुअल, जितना प्रायः करता था। यानी अक्सर तो वो अच्छा खासा अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील करता था, लेकिन आज उसकी तबीयत कुछ ढीली थी तो अपने आप को थोड़ा कमज़ोरी वो महसूस कर रहा था, इसलिए आज वो घर के बाकी लोगों के साथ उस सब में शामिल होने के लिए नहीं गया था। तो ये भी एक इत्तेफाक है, ये भी एक चांस है, संयोग है कि आज वो कमज़ोरी महसूस हो रही थी उसको। द डे हैड बीन ऑप्रेसिव, दिन बड़ा ख़राब रहा था, यानी बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला था। एंड इन स्पाइट ऑफ अ राइजिंग ब्रीज, और इन स्पाइट ऑफ का मतलब है के बावजूद, किसके बावजूद, अ राइजिंग ब्रीज, एक तेज चलती हुई हवा के, देयर वॉज स्टिल इन द एयर, यानी हवा में फिर भी थी, दैट सॉर्ट ऑफ हैवी हीट, वो उस प्रकार की हैवी हीट, भारी गर्मी, विच, जो कि अकॉर्डिंग टू द एक्सपीरियंस ऑफ द जैपनीज पीजेंट, अकॉर्डिंग टू माने अनुसार, ऑफ द एक्सपीरियंस अनुभव के, ऑफ द जैपनीज पीजेंट इस जापानी किसान के, एट सर्टेन सीजन्स यानी कुछ निश्चित मौसम में होती है, प्रिसीड्स एन अर्थक्वेक, जो कि भूकंप आने से पहले, प्रिसीड माने पहले होना। तो अब क्योंकि ये काफ़ी बूढ़ा व्यक्ति है जिसकी बात हो रही है, और अपने अनुभव से उसने ये जाना कि ऐसी गर्मी तब होती है जब भूकंप आने वाला होता है, तो भूकंप से पहले, प्रिसीड माने पहले होती है, तो ऐसा उसको कुछ आभास होने लगा है। एंड प्रेजेंटली एन अर्थक्वेक केम, और अभी एक तूफान आया था। इट वॉज नॉट स्ट्रॉन्ग एनफ टू फ्राइटन एनीबडी, यानी ये अर्थक्वेक माने भूकंप, मैंने शायद इसको तूफान बोल दिया था अभी, तो अभी अभी एक भूकंप आया था, लेकिन वो भूकंप इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, ताकतवर नहीं था कि किसी को भी डरा सके, टू फ्राइटन एनीबडी, किसको भी डरा सके। बट हामागुची, लेकिन हामागुची, हु हैड फेल्ट हंड्रेड्स ऑफ शॉक्स इन हिज टाइम, जिसने अपने जीवन काल में सैकड़ों झटके महसूस किए थे, थॉट, उसने सोचा, इट वॉज क्वीर, कि ये बड़ा विचित्र था, अ लॉन्ग, एक लंबा, स्लो, धीमा, स्पॉन्जी मोशन, स्पॉन्जी माने भीगा हुआ, मोशन माने गति, तो बड़ी अजीब सी उसको महसूस हो रहा था कि ये कैसी अजीब सी मोशन थी। प्रोबेबली, शायद, इट वॉज बट द आफ्टर ट्रेमर, ये केवल आफ्टर ट्रेमर माने भूकंप के बाद के जो झटके होते हैं, तो ये केवल बाद के झटके थे, ऑफ सम इमेंस सीस्मिक एक्शन वेरी फार अवे, किसके, ऑफ सम इमेंस, इमेंस माने बहुत भारी भरकम, बड़ा, सीस्मिक माने भूकंप से संबंधित, एक्शन माने क्रियाकलाप, वेरी फार अवे बहुत दूर, तो
इसको समझ में ये आ रहा था कि कहीं बहुत दूर, कहीं बहुत तगड़ा भूकंप आया है और उसके आफ्टर ट्रेमर, उसके झटके यहाँ पर महसूस हो रहे हैं। द हाउस क्रैकल्ड, जो घर था थोड़ा चरमराया, एंड रॉक्ड, और हिला, जेंटली, धीरे से, सेवरल टाइम्स, कई बार, देन, तब, ऑल बिकेम स्टिल अगेन, फिर से सब कुछ शांत हो गया। एज द क्वेकिंग सीज्ड, क्वेकिंग माने हिलना, सीज्ड माने रुका, जब हिलना डुलना रुका, हामागुची कीन ओल्ड आईज, हामागुची की कीन माने तेज, शार्प, ओल्ड माने पुरानी, बूढ़ी, आईज आंखें, वर एंक्शसली टर्न्ड, एंक्शसली माने चिंता से, टर्न्ड माने घूम गई, टुवर्ड द विलेज, गांव की ओर। इट ऑफन हैपन्स, ये अक्सर होता है, दैट द अटेंशन ऑफ अ पर्सन, के एक व्यक्ति का ध्यान, गेजिंग, जो कि घूर रहा हो, फिक्स्डली यानी एक ही जगह पर, एट अ पर्टिकुलर स्पॉट, एक खास जगह पर घूर रहा हो, और ऑब्जेक्ट या किसी खास चीज को घूर रहा हो, इज सडनली डाइवर्टेड, अचानक से मुड़ जाता है, उसका ध्यान आकर्षित कर लिया जाता है, खींच लिया जाता है, बाय द सेंस ऑफ समथिंग, किसी चीज के आभास से, अचानक से उसे आभास होता है कि कुछ तो गड़बड़ है, नॉट नोइंगली, जो कि ज्ञात रूप से तो नहीं दिखाई देती, सीन एट ऑल, यानी कॉन्शियस तरीके से, ज्ञात तरीके से तो दिखाई नहीं देती, बाय अ मियर वेग फीलिंग, लेकिन एक, मियर माने केवल, वेग माने धुंधली सी, फीलिंग माने अनुभूति होती है, ऑफ द अनफेमिलियर, यानी किसी अपरिचित चीज की, इन दैट डिम आउटर सर्कल, वो जो डिम माने धुंधला, आउटर माने भारी, सर्कल घेरा होता है, ऑफ अनकॉन्शियस परसेप्शन, अनकॉन्शियस माने अवचेतन होता है, एक तो हमारा कॉन्शियस माइंड होता है, एक सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस परसेप्शन होता है, हमें दिखाई देता है, महसूस होता है, सुनाई देता है ना, हम सूंघ सकते हैं। तो ये परसेप्शन, हम जो पांचों इंद्रियों से जो चीज़ हम रिसीव करते हैं वो परसेप्शन कहलाता है। आँखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, जीभ से चखते हैं, त्वचा से स्पर्श करते हैं, छूते हैं, तो ये सब कुछ क्या कहलाता है? परसेप्शन कहलाता है। तो एक कॉन्शियस परसेप्शन होता है, एक अनकॉन्शियस परसेप्शन होता है। तो अब देख तो वो कुछ और रहा था, उन तैयारियों को देख रहा था गांव में जो हो रही है, लेकिन उसका एक अनकॉन्शियस परसेप्शन था। उससे क्या हुआ? विच लाइज बियॉन्ड द फील्ड ऑफ क्लियर विजन। तो ये जो परसेप्शन है कहाँ होता है? विच लाइज, जो कि स्थित होता है, बियॉन्ड माने परे, द फील्ड घेरे के, ऑफ क्लियर विजन स्पष्ट दृष्टि के। तो एक तो चीज है जो हमें क्लियर दिखती है ना, क्लियर व्यू होता है, सामने दिखाई दे रही है, और एक चीज ऐसी होती है जो हमें महसूस होती है, आभास होता है कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो यहाँ उसको ऐसा ही कुछ आभास हो रहा था। अब बहुत बूढ़ा है, अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा है, तो एक्सपीरियंस ने उसको चीजें सिखा दी हैं। दस इस प्रकार इट चांस्ड, ऐसा हुआ, दैट के हामागुची बिकेम अवेयर, हामागुची अवेयर हो गया, अलर्ट हो गया, ऑफ समथिंग अनयूजुअल, किसी यूजुअल माने सामान्य होता है, अनयूजुअल असामान्य, किसी असामान्य चीज के प्रति सचेत हो गया। इन द ऑफिंग, ऑफिंग माने दूर, समुद्र का किनारा, तो दूर समुद्र के किनारे पे कुछ तो अनयूजुअल है, कुछ तो असामान्य है, ऐसा उसे महसूस हुआ। ही रोज टू हिज फीट, वो अपने पैरों पर खड़ा हुआ, एंड लुक्ड एट द सी, और उसने समुद्र की ओर देखा। इट हैड डार्केंड क्वाइट सडनली, अचानक से अंधेरा हो गया था, एंड इट वॉज एक्टिंग स्ट्रेंजली, और बड़ी विचित्र सी क्रियाकलाप हो रहे थे। समुद्र की ओर अचानक से अंधेरा छा गया था और बड़े विचित्र से क्रियाकलाप, एक्टिंग वहां पर हो रही थी। ये जो इट वर्ड होता है ना, ये मौसम के लिए आता है अक्सर। जैसे हम कहते हैं ना, आज बड़ी गर्मी है, इट इज़ वेरी हॉट टुडे, है ना, इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे। तो ऐसा जो मौसम था वो बड़ा विचित्र सा दिख रहा था।
इट सीम्ड टू बी मूविंग अगेंस्ट द विंड। ऐसा लग रहा था कि हवा के खिलाफ वो चल रहा था। यानी ज़्यादातर चीज़ें हवा के साथ चलती हैं, है ना, विद द विंड चलती हैं, लेकिन ये ऐसा लग रहा था जो क्रियाकलाप हो रहा था वो अगेंस्ट द विंड हो रहा था, हवा के खिलाफ हो रहा था। इट वॉज रनिंग अवे फ्रॉम द लैंड। यानी जो समुद्र था वो धरती से दूर को बढ़ता चला जा रहा था, यानी पीछे की ओर चला जा रहा था। विद इन अ वेरी लिटिल टाइम, यानी बहुत कम समय के अंदर द होल विलेज, पूरा गांव, हैड नोटिस्ड, पूरे गांव ने देख लिया द फेनोमेनन, ये जो विचित्र बात थी, ये जो कुछ घटित हो रहा था, ये घटना पूरे गांव ने नोटिस कर ली। एपरेंटली, और एपरेंटली मतलब ओब्वियसली, इस पर तो जाहिर सी बात है, नो वन हैड फेल्ट द प्रीवियस मोशन ऑफ द ग्राउंड। यानी किसी ने भी महसूस नहीं किया था द प्रीवियस, यानी इससे पहले जो हुई थी मोशन, गति, ऑफ द ग्राउंड, जमीन पर। यानी जमीन थोड़ी सी हिली थी, अभी बात हुई थी ना, आफ्टर शॉक महसूस किए थे, लेकिन उस बुजुर्ग व्यक्ति ने तो महसूस किए थे क्योंकि उधर वो अकेला था अपने घर पर। लेकिन यहाँ भीड़ भाड़ में लोगों ने, और उत्साह इतना था त्योहार का कि किसी ने वो झटके महसूस ही नहीं किए थे। बट ऑल वर एविडेंटली एस्टाउंडेड, बट लेकिन, ऑल माने सभी लोग, वर एविडेंटली, एविडेंटली माने क्लियरली, एस्टाउंडेड माने अमेज्ड, आश्चर्यचकित थे, सरप्राइज थे, बाय द मूवमेंट ऑफ द वाटर, पानी की मूवमेंट से, गति से, पानी किस तरीके से मूव कर रहा था, जमीन से पीछे हटता चला जा रहा था, तो इस मूवमेंट से सभी लोग एस्टाउंडेड थे, आश्चर्यचकित थे। दे वर रनिंग टू द बीच, वो समुद्र के किनारे की ओर दौड़े चले जा रहे थे। एंड इवन बियॉन्ड द बीच, और किनारे से भी आगे बढ़ते चले जा रहे थे। टू वॉच इट, इसको देखने के लिए, यानी सभी के अंदर बड़ी क्यूरियोसिटी थी कि ये अचानक से क्या हुआ, अंधेरा सा छा गया और पानी पीछे को बढ़ता जा रहा है, लौटता जा रहा है। नो सच एब, एब होता है भाटा, ज्वार में तो पानी चढ़ता है और भाटा में पानी उतरता है, तो ऐसा कोई भाटा हैड बीन विटनेस्ड, तो ऐसा कोई भाटा कभी नहीं देखा गया था ऑन दैट कोस्ट, उस तट पर, विद इन द मेमोरी ऑफ लिविंग मैन, उस जीवित आदमी की याददाश्त में, यादगार में। थिंग्स नेवर सीन बिफोर, चीज़ें जो पहले कभी नहीं देखी गईं, वर मेकिंग एपरिशन, वो भूत बना रही थीं, है ना, उनकी परछाइयाँ दिख रही थीं। अनफेमिलियर स्पेसेस ऑफ रिब्ड सैंड एंड रीचेस ऑफ वीड हंग रॉक वर लेफ्ट बेयर इवन एज हामागुची गेज्ड। अनफेमिलियर यानी अपरिचित, स्पेसेस माने जगह, ऑफ रिब्ड सैंड, रिब जब आपने देखी होगी समंदर किनारे बालू होती है तो उसमें लाइन सी बनी होती हैं, है ना, जैसे पसलियाँ हों इंसान की, तो वो लाइनदार जो उस पर लहरें सी बनी होती हैं पानी, बालू की, तो वैसी बालू की अपरिचित, क्योंकि पानी इतना नीचे कभी लौटा ही नहीं था समंदर का, तो वो अनफेमिलियर स्पेसेस थे, यानी अनदेखे जगहें थी। एंड रीचेस, रीचेस माने फ्रैगमेंट, खंड, ऑफ वीड हंग रॉक, यानी वीड माने जिन पर खरपतवार हंग लटका हुआ था, रॉक माने चट्टाने, वर लेफ्ट वेयर, वो खाली दिखाई दे रही थी, इवन एज हामागुची गेज्ड, जब हामागुची देख रहा था, यानी समंदर का पानी पीछे लौटता जा रहा है और बालू के क्षेत्र दिख रहे हैं, चट्टानें दिख रही हैं जो कि पहले कभी नहीं दिखी थी क्योंकि वहाँ हमेशा पानी रहता था। एंड नन ऑफ द पीपल बिलो appeared to guess what that monstrous ebb signified. And none of the people, यानी किसी भी व्यक्ति को, बिलो जो कि नीचे थे, उनमें से किसी भी आदमी को, appeared to guess, appeared माने ऐसा नहीं लगता था कि वो गैस लगा सके, अंदाज़ा लगा सके, what that monstrous ebb, कि वो जो राक्षसी भाटा था,
सिग्निफाइड, उसका क्या मतलब था, यानी पानी जो इतना पीछे लौटता जा रहा है उसका क्या मतलब था, ये किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था। हमागुची गोहेई हिमसेल्फ हैड नेवर सीन, यानी खुद हामागुची गोहेई ने भी कभी नहीं देखा था सच अ थिंग बिफोर, इससे पहले ऐसी कोई चीज उसने खुद कभी नहीं देखी थी। बट लेकिन ही रिमेंबर्ड थिंग्स, उसको याद थी कुछ चीजें, टोल्ड टू हिम, जो उसको बताई गई थी इन हिज चाइल्डहुड, उसके बचपन में, बाय हिज फादर्स फादर, उसके पिता के पिता यानी कि उसके दादाजी के द्वारा, एंड ही न्यू, और वो जानता था, ऑल द ट्रेडिशंस, सारी परंपराओं को, ऑफ द कोस्ट, तट की, यानी तट की जो आदतें हैं परंपराएं हैं वहाँ जो कुछ हो सकता था उनको वो जानता था। ही अंडरस्टूड, वो समझ गया, वॉट द सी वॉज गोइंग टू डू, कि समंदर क्या करने जा रहा था। परहैप्स, शायद, ही थॉट ऑफ द टाइम नीडेड, ही थॉट, उसने सोचा, ऑफ द टाइम, उस समय के बारे में, नीडेड, जो चाहिए था, टू सेंड अ मैसेज, एक संदेश भेजने के लिए, टू द विलेज, गांव में, यानी उसे तो समझ में आ रहा है कि समुद्र क्या करने वाला है अब इनके साथ, लेकिन गांव वालों को समझ में नहीं आ रहा है। अब वो कैलकुलेट कर रहा है कि कितना वक्त चाहिए गांव वालों के पास मैसेज भेजने के लिए, क्योंकि जो कुछ होने वाला है बहुत जल्दी होने वाला है और टाइम है नहीं कि सबके पास मैसेज भेजा जा सके। और टू गेट द प्रीस ऑफ द बुद्धिस्ट टेम्पल, या फिर जो बुद्धिस्ट मंदिर के प्रीस्ट हैं उन तक मैसेज पहुंचाया जा सके, ऑन द हिल, और वो टेम्पल कहाँ था, पहाड़ी पर था, टू साउंड देयर बिग बेल, कि वो अपनी बड़ी घंटी बजा दें, वो भी खतरे की घंटी है तो अगर वो घंटी बजाई दी जाए तो भी लोगों को समझ में आ जाए खतरा। बट इट वुड टेक वेरी मच लॉन्गर, लेकिन इसमें तो बहुत लंबा समय लगेगा, टू टेल, बताने में, वॉट ही माइट हैव थॉट, यानी जो कुछ उसने सोचा है, अभी हुआ तो है नहीं, तो जो उसकी समझ में आ रहा है, जो उसने सोचा है, इसको बताने में बहुत टाइम लगेगा। देन इट टुक हिम टू थिंक, जितना उसको सोचने में लगा, यानी जितना समय उसको सोचने में लग रहा है उससे कहीं ज़्यादा समय उसे लोगों को समझाने में लगेगा, बताने में लगेगा कि भैया ये होने वाला है। ही सिंपली कॉल्ड टू हिज ग्रैंडसन, अब उसे कोई रास्ता नहीं सूझा तो उसने क्या कहा, और अपने जो पोता है उसका, उसके पास, उसको बुलाया जल्दी से, टाडा, क्विक, अरे टाडा बेटा जल्दी करो, वेरी क्विक, बहुत जल्दी करो, लाइट मी अ टॉर्च, मेरे लिए एक मशाल जला दो बेटा बहुत जल्दी। ताई मत्सू और पाइन टॉर्चेस, यानी ये ताई मत्सू या फिर पाइन ट्री की जो मशालें हैं, आर केप्ट, रखी जाती हैं, इन मैनी कोस्ट ड्वेलिंग्स, बहुत सारे तटीय घरों में, यानी समुद्र तट के जो घर हैं उनमें, फॉर यूज, प्रयोग करने के लिए, ऑन स्टॉर्मी नाइट्स, तूफानी रातों में, एंड ऑल्सो फॉर यूज, और उसके अलावा प्रयोग करने के लिए, एट सर्टेन शिंतो फेस्टिवल्स, कुछ निश्चित शिंतो त्योहारों पर। द चाइल्ड किंडल्ड, बच्चे ने जलाई, अ टॉर्च, एक मशाल, एट वंस, तुरंत, एंड द ओल्ड मैन हरीड विद इट, और बूढ़े आदमी ने इस मशाल को लेकर जल्दी से टू द फील्ड्स, यानी खेतों की ओर दौड़ा, वेयर, जहां पर, हंड्रेड्स ऑफ राइस स्टैक्स, सैकड़ों चावल के ढेर, रिप्रेजेंटिंग मोस्ट ऑफ हिज इन्वेस्टेड कैपिटल, रिप्रेजेंटिंग, जो कि प्रतिनिधित्व कर रहे थे, यानी जिनमें लगी हुई थी, मोस्ट ऑफ, ज़्यादा से ज़्यादा, यानी सारी, हिज इन्वेस्टेड कैपिटल, यानी उसने जो निवेश किया था, कैपिटल माने पूंजी, यानी उसका सारा पैसा उस खेती में लगा हुआ था, और ये जो फसल कटी हुई रखी थी, ये चावल के ढेर, धान की फसल कटी हुई रखी थी, धान के ढेर रखे हुए थे, तो सारा पैसा रिप्रेजेंट कर रहे थे ये धान के ढेर। स्टूड, यानी ये ढेर खड़े हुए थे, अवेटिंग, इंतजार कर रहे थे, ट्रांसपोर्टेशन का, यानी कि इन्हें खेतों से, गाड़ियों से ढोकर ले जाया जाए, इसका इंतजार कर रहे थे वो ढेर।
अप्रोचिंग आगे बढ़ते हुए, दोज नियरेस्ट द वर्ज ऑफ द स्लोप, यानी किधर बढ़ते हुए, दोज उन ढेरों की ओर बढ़ते हुए, नियरेस्ट जो सबसे ज़्यादा पास थे, द वर्ज किनारे के, ऑफ द स्लोप उस ढाल के किनारे जो बिल्कुल पास थे ढेर, ही बिगेन टू अप्लाई द टॉर्च टू देम, वो मशाल उनमें लगाने लगा, यानी सूखे हुए कटे हुई फसल है धान की और उसमें मशाल से आग लगाने लगा, हरी जल्दबाजी करते हुए, फ्रॉम वन टू अनदर, एक ढेर से दूसरे ढेर की ओर, एज क्विकली एज हिज एज्ड लिम्स कुड कैरी हिम, जितनी जल्दी उसके बूढ़े शरीर, उसके बूढ़े अंग उसको ले जा सकते थे। द सन ड्राइड स्टॉक्स कॉट लाइक टिंडर, यानी जो सन ड्राइड यानी धूप में सूखी हुई जो स्टॉक्स थे, यानी जो पौधे थे धान के, कॉट वो आग पकड़ ले रहे थे, लाइक टिंडर मतलब कोयले की तरह, अंगारों की तरह आग पकड़ ले रहे थे तुरंत। द स्ट्रेंथनिंग सी ब्रीज, और जो समुद्री हवा थी वो और ताकतवर हो जा रही थी, ब्लू वो उड़ा रही थी, द ब्लेज यानी उन आग की लपटों को, लैंडवार्ड जमीन की ओर, तो अब हवा भी तेज चल रही है और आग लगती जा रही है, आग उड़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। एंड प्रेजेंटली, और तुरंत ही, रैंक बिहाइंड रैंक द स्टैक्स बर्न्ड इनटू फ्लेम, यानी एक लाइन के पीछे दूसरी लाइन, और वो जो सारे ढेर थे लपटों के रूप में जलने लगे। सेंडिंग स्काईवॉर्ड, सेंडिंग यानी उनमें से जा रहा था, भेज रहे थे वो ढेर स्काईवॉर्ड आकाश की तरफ, कॉलम्स ऑफ स्मोक that met and mingled into one enormous cloudy world. Columns of smoke यानी धुएं के गट्ठर, कॉलम वैसे खंबे होते हैं, तो जैसे लंबा लंबा धुआं उठ रहा था ऊंचा ऊंचा, और दैट मेट जो जाकर मिल जा रहे थे, एंड मिंगल एक दूसरे से मिक्स हो जा रहे थे, हर ढेर से एक धुएं का पहाड़ निकल रहा था, इनटू वन इनॉर्मस क्लाउडी वर्ल्ड, एक विशाल धुएं का बादल गोल गोल जाकर मिल रहा था, छा रहा था आकाश की ओर। टाडा जो बच्चा था, उसका पोता था, एस्टोनिश्ड वो बड़ा अचंभित, एंड टेरिफाइड और डर गया, वो डरा हुआ था, रेन आफ्टर हिज ग्रैंडफादर अपने बाबा के पीछे दौड़ रहा है, क्राइंग चिल्लाते हुए, ओजीशा बाबा, वाह ओजीशा क्यों कर रहे हो बाबा, वाह वाह, अरे बाबा क्यों कर रहे हो ये, मतलब फसल को क्यों जला रहे हो बाबा। बट हामागुची डिड नॉट आंसर, लेकिन हामागुची ने जवाब नहीं दिया। ही हैड नो टाइम टू एक्सप्लेन, उसके पास समझाने का वक्त नहीं था। ही वॉज थिंकिंग, वो तो केवल सोच रहा था, ओनली ऑफ द 400 लाइव्स, उन 400 जिंदगियों के बारे में, इन पेरिल जो कि खतरे में थीं। फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए, द चाइल्ड स्टेयर्ड वाइल्डली, बच्चे ने बेचैन होकर, एकदम से भयभीत होकर घूरा, एट द ब्लेजिंग राइस, जलते हुए चावल को, देन बर्स्ट इनटू टीयर्स, फिर उसके आंसू निकल पड़े, एंड रेन बैक टू द हाउस, और वो वापस घर की ओर दौड़ पड़ा, फीलिंग श्योर, पक्का ये महसूस करते हुए, दैट हिज ग्रैंडफादर हैड गॉन मैड, कि उसके बाबा पागल हो गए हैं। हामागुची वेंट ऑन फायरिंग, हामागुची आग लगाता चला गया, स्टैक आफ्टर स्टैक, एक के बाद एक ढेर में, टिल ही रीच द लिमिट ऑफ हिज फील्ड, जब तक कि वो अपने खेत की सीमा तक नहीं पहुंच गया। देन तब ही थ्रू डाउन हिज टॉर्च, उसने अपनी मशाल फेंक दी, एंड वेटेड, और इंतजार करने लगा। द एकोलाइट ऑफ द हिल टेम्पल, एकोलाइट पुजारी के लिए कहा गया है, पहाड़ी के जो मंदिर के पुजारी हैं, ऑब्जर्विंग द ब्लेज, उन्होंने जब इस आग को देखा, सेड द बिग बेल बूमिंग, तो उन्होंने भी जो बड़ा घंटा था वो बजा दिया, एंड द पीपल रेस्पॉन्डेड, और लोगों ने रेस्पॉन्ड किया, प्रतिक्रिया की,
टू द डबल अपील, इस दोहरी अपील के प्रति। यानी एक तो आग लगी तो आग और धुआं उठ रहा था इतनी तेज, तो उसकी ओर भी लोगों का ध्यान गया, और दूसरा मंदिर का घंटा जोर जोर से बजने लगा तो उसकी ओर लोगों का ध्यान गया, तो लोगों की तुरंत प्रतिक्रिया हुई। हामागुची वॉच दैम, हामागुची ने उन लोगों को देखा, हरिंग जल्दी से दौड़ते हुए, इन अंदर की ओर, फ्रॉम द सैंड्स, बालू से, यानी जहां समंदर की बालू थी वो देखने चले गए थे समुद्र के किनारे, तो वहां से वापस दौड़ते हुए हामागुची ने लोगों को देखा। एंड ओवर द बीच, और समुद्र के तट से ऊपर से होकर, एंड अप फ्रॉम द विलेज, और गांव से ऊपर को आते हुए लोगों को देखा। लाइक अ स्वार्मिंग ऑफ आंट्स, जैसे कि चींटियों का एक झुंड चला आ रहा हो। एंड टू हिज एंशियस आईज, और उसकी चिंतित आंखों के लिए स्केयर्सली फास्टर, मुश्किल से ही और ज़्यादा तेज वो आ सकते थे। यानी वो चाहता था कि जल्दी से जल्दी लोग आ जाएं, चिंता हो रही थी उसको, लेकिन लोग और इससे ज़्यादा तेज नहीं आ सकते थे। फॉर द मोमेंट्स सीम्ड टेरिबली लॉन्ग टू हिम, फॉर, क्योंकि, द मोमेंट्स, जो पल थे, यानी एक एक सेकेंड, सीम्ड, लग रहा था, टेरिबली लॉन्ग, बहुत ज़्यादा लंबा, टू हिम, उसको। द सन वॉज गोइंग डाउन, सूरज नीचे डूबता जा रहा था। द रिंकल्ड बेड ऑफ द बे, रिंकल्ड माने सिकुड़ा हुआ, बेड माने जो क्षेत्र था, ऑफ द बे, खाड़ी का, एंड अ वास्ट सैलो स्पेकल्ड एक्सपेंस, और जो वास्ट माने विशाल, सैलो पीले को कहते हैं, या फिर जो नीचे खरपतवार उग जाता है उसको भी सैलो बोलते हैं। तो पीला, विशाल पीला, स्पेकल्ड एक्सपेंस, यानी जो बिखरा हुआ, छितरा हुआ पूरा एरिया था, पूरा क्षेत्र था। बियॉन्ड इट, इसके परे, ले नेकेड, खाली पड़ा हुआ था। टू द लास्ट ऑरेंज ग्लो, यानी जो अंतिम ऑरेंज नारंगी ग्लो, चमक थी। जब सूरज डूबता है तो ऑरेंज कलर की लाइट फैली होती है ना, रोशनी, तो वो पूरी रोशनी वहाँ पे चमक रही थी क्योंकि सूरज डूब रहा था। एंड स्टिल द सी वॉज फ्लीइंग टूवर्ड्स द होराइजन, और अभी भी समंदर क्षितिज की ओर दौड़ रहा था, यानी अभी भी उसका पीछे हटना बंद नहीं हुआ था, समंदर दौड़ता ही जा रहा था क्षितिज की ओर। रियली हाउएवर, रियली वास्तव में, हाउएवर किंतु वास्तव में, हामागुची डिड नॉट हैव वेरी लॉन्ग टू वेट, हामागुची को बहुत लंबा इंतज़ार नहीं करना पड़ा। बिफोर, इससे पहले के, द फर्स्ट पार्टी, यानी पहला समूह, ग्रुप कह सकते हैं आप, ऑफ सकर, यानी राहत का, या फिर राहत पाने वाले लोगों का या राहत देने वाले लोगों का, अराइव्ड, पहुंच गया। और ये समूह में कौन लोग थे? अ स्कोर ऑफ एजाइल यंग पीजेंट्स, अ स्कोर माने लगभग 20, एजाइल माने फुर्तीले और ताकतवर, यंग पीजेंट्स, युवा किसान, बड़े फुर्तीले और ताकतवर, मजबूत, हट्टे कट्टे युवा किसान, बीसियों, हु वांटेड, जो चाहते थे, टू अटैक द फायर एट वंस, तुरंत ही आग पर अटैक करना चाहते थे, आग को बुझाना चाहते थे, दौड़कर आ गए थे वो लड़के। बट द चोजा, लेकिन चोजा ने, होल्डिंग आउट बोथ आर्म्स, अपनी दोनों बाहें फैलाते हुए, स्टॉप दैम, उनको रोक दिया। लेट इट बर्न, जलने दो आग को, लेट्स, लड़कों, बच्चों, आग को जलने दो। ही कमांडेड, उसने आज्ञा दी। लेट इट बी, इसको जलने दो। आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ, द होल मुरा हियर, कि पूरा गांव यहाँ आ जाए। देयर इज अ ग्रेट डेंजर, बड़ा भारी खतरा है। ताहेंदा, इसका मतलब है अनबिलीवेबल, बड़ा अविश्वसनीय सा खतरा है। द होल विलेज वॉज कमिंग, पूरा गांव आ रहा था। एंड हामागुची काउंटेड, और हामागुची गिन रहा था। ऑल द यंग मैन एंड बॉयज वर सून ऑन द स्पॉट, सारे यंग मैन, युवक, और बॉयज, लड़के, वर सून, जल्दी ही आ गए थे, ऑन द स्पॉट, उस जगह पर। एंड नॉट अ फ्यू ऑफ द मोर एक्टिव विमेन एंड गर्ल्स, यानी जो ज़्यादा एक्टिव, सक्रिय महिलाएं और लड़कियां थीं, उनमें से, नॉट अ फ्यू बोला है, यानी कि
खूब सारी आ गई थी, ज़्यादा आ गई थी। देन केम, तब आए मोस्ट ऑफ द ओल्डर फॉक, ज़्यादातर बूढ़े लोग, एंड मदर्स और माएँ, विद बेबीज एट देयर बैक्स, अपनी पीठ पर अपने बच्चों को लाद कर, एंड इवन चिल्ड्रन, और यहाँ तक कि बच्चे भी आ गए। फॉर चिल्ड्रन कुड हेल्प टू पास वाटर, क्योंकि बच्चे पानी निकालने में मदद कर सकते थे। एंड द एल्डर्स, और बुजुर्ग लोग, टू फीबल, जो कि इतने कमज़ोर थे, टू कीप अप, यानी साथ नहीं निभा सकते थे, विद द फर्स्ट रश, यानी जो पहले दौड़ कर आए लोग, पहली जो भीड़ आई, पहला जो समूह आया दौड़कर, उसका साथ वो नहीं निभा सकते थे, इतने कमज़ोर थे, इसलिए वो बाद में आए। कुड बी सीन वेल ऑन देयर वे, यानी उनको भी देखा जा सकता था कि वो भी अपने रास्ते पर थे, आ रहे थे। अप द स्टीप एसेंट, स्टीप माने ढालू और एसेंट माने चढ़ाई। तो जो ढालू चढ़ाई होती है, आपको मालूम है कितना मुश्किल होता है ढालू चढ़ाई पर चढ़ना, और ये लोग बहुत कमज़ोर थे, तो ये जो बुज़ुर्ग हैं वो पीछे से आए। द ग्रोइंग मल्टीट्यूड, यानी ग्रोइंग माने बढ़ता हुआ, मल्टीट्यूड माने भीड़, स्टिल नोइंग नथिंग, अभी भी उनको कुछ नहीं मालूम था, बस दौड़े चले आ रहे थे, लेकिन उनको मालूम कुछ नहीं था। लुक्ड, वो देख रहे थे, अल्टरनेटली, अल्टरनेटली का मतलब होता है एक बार इधर एक बार उधर, तो अल्टरनेटली मतलब एक एक करके देख रहे थे। इन सॉरोफुल वंडर, यानी दुख से भरे हुए आश्चर्य के साथ, किसको देख रहे थे? एट द फ्लेमिंग फील्ड्स एंड एट द इम्पैसिव फेस ऑफ देयर चोजा। तो एक बार देखते थे फ्लेमिंग फील्ड्स को, यानी लपटें उठ रही थी खेतों से, उनको देखते, और दूसरी बार किसको देखते? इम्पैसिव फेस। इम्पैसिव का मतलब होता है जहां कोई फीलिंग दिखाई नहीं देती, कि बंदा गुस्से में है, प्यार में है, नफरत में है, यानी उसके अंदर फीलिंग क्या है वो दिखाई नहीं दे रही, तो वो इम्पैसिव फेस होता है। तो भावना शून्य बोलते हैं हिंदी में उसको। तो भावना शून्य चेहरे को देख रहे थे, ऑफ देयर चोजा, अपने चोजा के। चोजा आपको मालूम ही है कि जो सबसे ज़्यादा धनवान व्यक्ति होता था गांव का, उसको चोजा कहा जाता था। एंड द सन वेंट डाउन, और सूरज नीचे चला गया, यानी सूरज डूब गया। ग्रैंडफादर इज मैड, दादाजी पागल हो गए हैं। आई एम एफ्रेड ऑफ हिम, मुझे उनसे डर लग रहा है। सोब्ड टाडा, टाडा सुबका, यानी सिसकियाँ लेकर रोया वो, दादाजी पागल हो गए, मुझे उनसे डर लग रहा है ऐसे करके। इन आंसर टू अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस, यानी जब उससे कई सारे प्रश्न पूछे गए तो उनके जवाब में उसने ये कहा, He is mad. He set fire to the rice on purpose. I saw him do it. He is mad. वो पागल हो गए। He set fire, उन्होंने आग लगा दी, to the rice, चावल को, on purpose, जानबूझकर। I saw him do it. मैंने उनको ये करते हुए देखा था, दादा पागल हो गए। As for the rice, cried हमागुची, यानी जहाँ तक चावल की बात है, हमागुची चिल्लाया। द चाइल्ड टेल्स द ट्रुथ, ये बच्चा सच बोल रहा है। आई सेट फायर टू द राइस, मैंने चावल को आग लगाई। आर ऑल द पीपल हियर, क्या सारे लोग यहाँ आ गए हैं? द कुमीचो एंड द हेड्स ऑफ फैमिलीज लुक्ड अबाउट दैम। कुमीचो भी हेड को बोलते हैं, मुखिया को बोलते हैं, तो जो मुखिया थे गांव के वो, एंड द हेड्स ऑफ फैमिलीज, और अपने जो परिवारों के मुखिया थे, जैसे पिता होता है तो परिवार का मुखिया होता है, या फिर परिवार में बाबा होते हैं तो बाबा परिवार के मुखिया होते हैं, तो हेड्स ऑफ फैमिली जो परिवारों के मुखिया थे, लुक्ड अबाउट देम, उन्होंने अपने आसपास देखा। एंड डाउन द हिल, और पहाड़ी के नीचे देखा। एंड मेड रिप्लाई, और जवाब दिया। ऑल आर हियर, यहाँ सब आ गए। वेरी सून विल बी, नहीं तो बहुत जल्द आ जाएंगे। वी कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस थिंग, हमारी समझ में तो ये बात ही नहीं आ रही है, मतलब क्यों ऐसा हुआ है। कीटा, कीटा का मतलब होता है नॉर्थ, मतलब उधर देखो, नॉर्थ में देखो। शाउटेड द ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी चिल्लाया। एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, अपनी पूरी आवाज में, कीटा उधर देखो। पॉइंटिंग टू द ओपन, खुले में इशारा करते हुए। से नाउ इफ आई बी मैड, अब बोलो क्या मैं पागल हूं, यानी अब उन सबको दिख गया कि उधर से क्या आ रहा है। थ्रू द ट्विलाइट ईस्टवर्ड ऑल लुक्ड,
थ्रू द ट्विलाइट, ट्विलाइट होती है जहाँ दिन और रात मिलते हैं, ट्वी माने दो, लाइट माने रोशनियाँ, तो जहाँ दिन की और रात की दोनों रोशनियाँ मिलती हैं वो टाइम इवनिंग का, शाम का ट्विलाइट कहलाता है। तो मतलब दोनों रोशनियों में, शाम की हल्की रोशनी में ईस्टवर्ड, पूरब की ओर, ऑल लुक्ड, सब ने देखा। वैसे यहाँ जो कीटा दे रखा था उसका मतलब तो नॉर्थ होता है, लेकिन चलो इसका मतलब यही होगा कि मतलब उधर देखो। तो सबने ईस्ट की ओर देखा एंड सॉ एट द एज ऑफ द डस्की हॉराइजन अ लॉन्ग लीन डिम लाइन लाइक द शेडोइंग ऑफ अ कोस्ट वेयर नो कोस्ट एवर वॉज। तो उनको क्या दिखाई दिया? एंड सॉ, और उन्होंने देखा, एट द एज, किनारे पर, ऑफ द डस्की हॉराइजन, डस्की माने धुंधला, हॉराइजन, डस्क माने शाम को बोलते हैं, DAWN, डॉन माने भोर होती है, और DUSK, डस्क माने शाम होती है, इवनिंग। तो जो शाम का धुंधला सा हॉराइजन था, हॉराइजन क्षितिज था, तो क्षितिज पर उन्होंने क्या देखा? अ लॉन्ग, एक लंबी, लीन, पतली, डिम, धुंधली लाइन, रेखा, लाइक द शेडोइंग ऑफ अ कोस्ट, जैसे कि एक समुद्र तट की छाया होती है, वेयर नो कोस्ट एवर वॉज, जहाँ कोई कभी कोस्ट था ही नहीं, वहाँ उनको कोस्ट जैसा दिखाई दिया, किनारा सा दिखाई दिया। अ लाइन, एक ऐसी रेखा, दैट थिकेंड, जो मोटी होती जा रही थी, एज दे गेज्ड, जब वो जैसे जैसे वो देखते जा रहे थे वो मोटी होती जा रही थी। दैट ब्रॉडेंड, जो कि चौड़ी होती जा रही थी, एज द कोस्ट लाइन ब्रॉडेंस, जैसे कि तटीय रेखा चौड़ी होती जाती है, टू द आईज, यानी आंखों के सामने, ऑफ वन अप्रोचिंग इट, एक ऐसे आदमी की आंखों के सामने जो उसकी ओर बढ़ रहा होता है, तटीय लाइन की ओर जब बढ़ रहा होता है तो वो लाइन चौड़ी होती जाती है। यट इनकम्पेरेबली मोर क्विकली, यट फिर भी, इनकम्पेरेबली, कंपेयर माने तुलना करना होता है, कंपेरेबली जिसकी तुलना की जा सके, और इनकम्पेरेबली जिसकी तुलना ना की जा सके, तो इतना ज़्यादा क्विक था, मोर क्विकली यानी ज़्यादा तेज़ी से आ रहा था कि उसकी तुलना नहीं की जा सकती है, यानी ऐसा पहले लोगों ने नहीं देखा था। फॉर दैट लॉन्ग डार्कनेस वॉज द रिटर्निंग सी, टावरिंग लाइक अ क्लिफ एंड coursing more swiftly than the kite flies. For, क्योंकि, that long darkness, वो लंबा अंधेरा, वो जो लंबी सी परछाई थी, वो किसकी थी? was the returning sea, वो लौटते हुए समंदर की थी। अभी पहले आपने कहानी में देखा कि समंदर आगे बढ़ता जा रहा था, है ना, पीछे जो बीच थे वो खाली होते जा रहे थे, पानी आगे बढ़ता जाता। अब वही पानी एक ऊंची लहर की शक्ल अख्तियार करके बहुत ऊंची, एक टावरिंग लाइक अ क्लिफ, टावरिंग माना ऊंचा उठा हुआ था, लाइक अ क्लिफ, एक पहाड़ की चोटी की तरह, जैसे कोई बहुत ऊंचा पहाड़ उठा चला रहा हो, दौड़ा चला रहा हो। एंड द कोर्सिंग मोर स्विफ्टली, और वो और भी ज्यादा तेज चल रहा था, दैन द काइट फ्लाइज, जितना कि पतंग उड़ती है। पतंग हवा में बहुत तेजी से ऊपर उठती चली जाती है, लेकिन ये तो उससे भी ज्यादा तेजी से पहाड़ दौड़ा चला आ रहा था उन लोगों की तरफ। सुनामी, shrieked the people, लोग चिल्लाए, and then all shrieks and all sounds and all power to hear sounds were annihilated by a nameless shock heavier than any thunder। काफी बड़ा सेंटेंस है, पूरा पैराग्राफ ही एक सेंटेंस है, तो फिर से तोड़ लें इसको। तो लोग चिल्लाए, एंड देन, और तब, ऑल श्रीक्स, सारी चीखें, एंड ऑल साउंड्स, और सारी आवाजें, एंड ऑल पावर टू हियर, और सुनने की सारी ताकत, हियर साउंड्स, आवाज़ों को सुनने की सारी ताकत, वर एनिहिलेटेड माने ख़त्म हो गई, समाप्त हो गई, बाय अ नेमलेस शॉक, एक बगैर नाम वाले झटके के साथ, हैवियर, जो कि ज़्यादा भारी था, देन एनी थंडर, किसी भी
बादल की बिजली की गड़गड़ाहट से, यानी इतनी तेज आवाज हुई सुनामी की जितनी कि बादल के गरजने की, बिजली के कड़कने की भी आवाज नहीं होती। एज द कोलोसल स्वेल, कोलोसल में जो विशाल भयानक इतना बड़ा स्वेल उठान, स्मोट द शोर, स्मोट माने टकराया, द शोर किनारे से, विद अ वेट, एक इतने वजन के साथ, दैट सेंट अ शडर, जिससे कि एक सनसनी फैल गई। शडर माने कापकपी, सनसनी फैल गई थ्रू द हिल्स, पूरी पहाड़ियों में, एंड विद अ फोम बर्स्ट, और फोम माने झाग होता है, और झाग फट पड़ा, लाइक अ ब्लेज, जैसे कि चमक हो, ऑफ शीट लाइटनिंग, शीट लाइटनिंग मतलब बादलों में से होके जो निकलने वाली बिजली है उसकी एकदम से जो रोशनी फैल जाती है वो शीट लाइटनिंग है। तो जैसे कि बादलों में से निकली हुई बिजली की चमक से सारा वो क्षेत्र, पूरा एरिया भर गया हो। Then for an instant, फिर एक पल के लिए, nothing was visible, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, but सिवाय अ स्टॉर्म, एक तूफान के, ऑफ स्प्रे, बौछारों का, रशिंग अप, जो कि दौड़ा चला रहा था ऊपर की ओर, द स्लोप, उस ढलान पर, लाइक अ क्लाउड, एक बादल की तरह, एंड द पीपल स्कैटर्ड बैक, और लोग वापस छिटक गए, बिखर गए, इन पैनिक फ्रॉम द मियर मीनेस ऑफ इट, इन पैनिक माने घबरा कर, फ्रॉम द मियर मीनेस, मीनेस माने वैसे तो परेशानी होती है, लेकिन यहाँ आशंका, यानी उन लोगों को केवल अंदेशा हुआ, उन तक तो पहुंची नहीं, वो केवल उनसे दूर थी, क्योंकि वो लोग तो पहाड़ी पर आ चुके थे, ऊपर आ चुके थे, तो उसकी आशंका से ही लोग एकदम घबरा गए। When they looked again, जब उन्होंने वापस देखा, फिर से देखा, they saw, तो उनको क्या दिखाई दिया, a white horror of sea, समुद्र का एक सफेद भयानक डर, raving over the place, जो कि चीखता चिल्लाता चला आ रहा था, द प्लेस, उस जगह पर, ऑफ देयर होम्स, जहाँ उनके घर थे। इट ड्रू बैक रोरिंग, वो दहाड़ता हुआ वापस चला गया, एंड टीयरिंग आउट, और फाड़ते हुए, चीरते हुए, द बाउल्स ऑफ द लैंड, बाउल्स अंतड़ियाँ होती हैं, ऑफ द लैंड जमीन की, एज इट वेंट, जब ये वापस गया तो जमीन की अंतड़ियों को चीरता चला गया। ट्वाइस, थ्राइस, 5 टाइम्स, 2 बार, 3 बार, 5 बार, द सी स्ट्रक, समुद्र ने वापस वार किया, टकराया समुद्र, एंड एब्ड, और भाटा आ गया, भाटा माने वापस चला गया, आगे को बढ़ा फिर वापस आया, फिर आगे बढ़ा फिर वापस आया, बट ईच टाइम, लेकिन हर बार, विद लेसर सर्जेज, उसकी जो उफान है वो कम होता गया। देन इट रिटर्न्ड, और तब वो लौट गया, टू इट्स एंशियंट बेड, अपना जो पुराना उसका बिस्तर था, यानी पुराना जो उसका फैलाव था, एरिया था, क्षेत्र था, वहाँ लौट गया, एंड स्टेड, और ठहर गया, स्टिल रेजिंग, अभी भी दहाड़ते हुए, एज आफ्टर अ टाइफून, जैसे एक तूफान के बाद वो दहाड़ता है। ऑन द प्लेटो, पठार पर, फॉर अ टाइम, कुछ समय के लिए, देयर वॉज नो वर्ड स्पोकन, कोई भी शब्द नहीं बोला गया, यानी किसी के मुंह से एक अल्फाज भी नहीं निकला। ऑल स्टेयर्ड, सभी घूर रहे थे, स्पीचलेसली, बिना बोले, एट द डेजोलेशन बीनीथ, नीचे जो डेजोलेशन यानी जो बर्बादी दिखाई दे रही थी, जो निर्जन, जो सूनापन दिखाई दे रहा था, उसको घूर रहे थे। द घास्टलीनेस मीन्स भयानकता, ऑफ हर्ल्ड रॉक्स, हर्ल्ड माने जो उठाकर फेंकी गई थी उस तूफान के द्वारा, उन चट्टानों की भयावहता, एंड नेकेड राइवन क्लिफ,
और नेकेड नंगी, राइवन माने टूटी हुई, स्प्लिट, क्लिफ माने चट्टानों को, चोटियों को, टूटी हुई पहाड़ियों की चोटियों को देख रहे थे। द बीविल्डरमेंट, और बीविल्डरमेंट माने एक ऐसी स्थिति होती है जब समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिए, किंग कर्तव्य विमूढ़ हिंदी में उसका बोला जाता है। तो लोग एकदम घबराए हुए थे। ऑफ स्कूप्ड अप डीप सी, तो वहाँ जो स्थिति थी एक कैओस की स्थिति थी। ऑफ स्कूप्ड अप डीप सी, स्कूप मैंने आपको बताया ही था, जो समुंदर में एक गहरा सा गड्ढा सा बन जाता है। तो स्कूप बने हुए डीप सी, गहरे समुंदर की भयावहता। और रैक एंड शिंगल, रैक का मतलब होता है समुद्री घास, जो अंदर की घास थी, खरपतवार था, वो भी उस तूफान के साथ, सुनामी के साथ ऊपर आ गया था, बाहर आ गया था। तो वो सब दिखाई दे रहा था बाहर पड़ा हुआ। एंड शिंगल, शिंगल होते हैं गोल गोल पत्थर, तो समुंदर के गोल गोल पत्थर, पहाड़ियों से टूटे हुए पत्थर, वो सब थे। शॉट ओवर, जो कि फेंक दिए गए थे। द एम्प्टी साइड ऑफ ड्वेलिंग एंड टेम्पल, एम्प्टी साइड यानी जो खाली जगह थी, ऑफ ड्वेलिंग उन लोगों की रहने की, एंड टेम्पल और मंदिर की। तो वहाँ सभी जगह क्या दिखाई दे रहा था? सुनामी के द्वारा लाए गए समुद्री खरपतवार और गोल गोल पत्थर, वो सब दिखाई दे रहा था वहाँ खाली जगह में। The village was not, the greater part of the fields were not, even the terraces had ceased to exist, and of all the homes that had been about the bay, there remained nothing recognizable except two straw roofs tossing madly in the offing. अब तूफान से क्या हुआ? सारी चीज़ बर्बाद हो गई। तो क्या क्या चीज़ें गायब हो गई और क्या दिखाई दे रहा है वो देखिए। द विलेज वॉज नॉट, गांव दिखाई नहीं दे रहा था, गांव का एग्जिस्टेंस मिट गया जैसे। तो द विलेज वॉज नॉट, गांव वहाँ नहीं दिखाई दे रहा था। द ग्रेटर पार्ट ऑफ द फील्ड्स वर नॉट, यानी जो खेत थे उनका ज़्यादातर भाग दिखाई नहीं दे रहा था। इवन द टेरेसेस हैड सीज्ड टू एग्जिस्ट, यहाँ तक कि जो टेरेसेस थी या जो छतें थीं, या फिर जो इससे पहले एक डिस्क्रिप्शन था ना पेड़ों का, हरियाली का, और वो टेरेस जैसे दिखाई दे रहे थे, सीढ़ियों जैसे दिखाई दे रहे थे, वो भी सीज्ड माने रुक गए थे, टू एग्जिस्ट माने उनका अस्तित्व भी समाप्त हो गया था। एंड ऑफ ऑल द होम्स, और जितने सारे घर थे उनमें से, दैट हैड बीन, जो कि हुआ करते थे, अबाउट द बे, उस खाड़ी के आसपास, उन घरों में से देयर रिमेन्ड नथिंग, कुछ भी नहीं बचा रिकग्नाइजेबल, जिसको पहचाना जा सके, एक्सेप्ट सिवाय टू स्ट्रॉ रूफ्स, दो घास फूस की छतों के, टॉसिंग मैडली, जो कि पागलपन से टॉस कर रही थी, यानी इधर से उधर घूम रही थी, इन द ऑफिंग, ऑफिंग माने दूर समुंदर के किनारे। तो जो घरों की छत थी घास फूस की बनी हुई, छप्पड़ थे, वो बह गए थे और वो दो छप्पड़ वहाँ तैरते हुए दिखाई दे रहे थे। बस ये बचा था उनके घरों में से। द आफ्टर टेरर ऑफ द डेथ एस्केप्ड, and the stupefaction of the general loss kept all lips dumb until the voice of Hamaguchi was heard again. अब क्या हुआ? द आफ्टर टेरर, आफ्टर माने तूफान के बाद का डर, टेरर माने डर, ऑफ द डेथ, मौत का, एस्केप्ड यानी अब वो बच गया, एंड द स्टूपिफैक्शन, स्टूपिफैक्शन यानी पागलपन, जब लोग पत्थर बन जाते हैं, कुछ कहने की हालत में नहीं रहते, जड़वत हो जाते हैं, ऑफ द जनरल लॉस, सामान्य नुकसान का, सभी का नुकसान हुआ था, सभी के घर बह गए थे, तो इस नुकसान की वजह से केप्ट ऑल लिप्स डम, सारे होंठ डम हो गए, यानी बोल नहीं पा रहे थे। डम जो बोल ना पाए, डीफ जो सुन ना पाए, डीफ एंड डम होता है जो सुन और बोल नहीं पाता, तो डम का मतलब सारे होंठ शांत थे, बोल नहीं पा रहे थे, अनटिल जब तक कि द वॉइस ऑफ हमागुची वॉज हर्ड अगेन,
हामागुची की आवाज़ दोबारा सुनाई नहीं दी, तब तक कोई और नहीं बोला। ऑब्जर्विंग जेंटली, बड़ी विनम्रता से देखते हुए हामागुची बोला, क्या बोला? दैट वॉज वाई, यही वजह थी। आई सेट फायर, मैंने आग लगा दी। टू द राइस, अपने धान में, अपने चावल में मैंने इसीलिए आग लगा दी थी। ही, वो, देयर चोजा, उनका मुखिया, नाउ स्टूड, अब खड़ा हुआ था, among them, उनके बीच में, ऑलमोस्ट एज पुअर एज द पुअरेस्ट, लगभग उतना ही गरीब जितना कि सबसे ज़्यादा गरीब इंसान उस गांव का था, क्योंकि उसकी सारी पूंजी तो इस धान की खेती में लगी हुई थी और धान के खेत जल गए अब सारे। तो आज जो कि वो चोज़ा था, सबसे ज़्यादा धनवान इंसान था इस गांव का, आज वो भी सबसे ज़्यादा गरीब इंसान की तरह वहाँ खड़ा हुआ था। फॉर, क्योंकि हिज वेल्थ, उसका धन, उसका जो भी वेल्थ थी, वॉज गॉन, जा चुका था, उसका सारा खजाना जा चुका था, जल चुका था। बट ही हैड सेव्ड, लेकिन उसने बचा लिया था 400 लाइव्स, 400 जिंदगियों को, बाय द सेक्रीफाइस, इस कुर्बानी से, इस त्याग से उसने 400 जिंदगियां बचा ली। द लिटिल टाडा रेन टू हिम, छोटा टाडा जो उसका नाती था, अभी तक कह रहा था कि बाबा पागल हो गए हैं, अब उसको समझ में आया कि बाबा ने आग क्यों लगाई थी धान के खेत में, तो अब वो दादा की तरफ दौड़ा। एंड कॉट हिज हैंड, और उसका हाथ पकड़ लिया। एंड आस्क्ड फॉरगिवनेस, और माफ़ी मांगने लगा। फॉर हैविंग सेड नॉटी थिंग्स, क्योंकि उसने शैतानी से भरी हुई चीज़ें बोली थी बाबा के लिए, बाबा पागल हो गए हैं, तो ऐसी बातें उसने बोली थी। अब उसको एहसास हुआ कि बाबा ने जो भी किया था सही किया था, तो अब वो कह रहा है बाबा माफ़ कर दो। Whereupon the people woke up to the knowledge of why they were alive. Whereupon, इस पर, अब उनको समझ में आया, the people, लोग, woke up, जाग गए, to the knowledge, उनको ये ज्ञान हुआ, एहसास हुआ, of why they were alive, कि वो जिंदा क्यों थे, यानी कैसे जिंदा बच गए, अब उनको एहसास हुआ। एंड began to wonder, और वो अचंभा करने लगे, आश्चर्य करने लगे, एट द सिंपल अनसेल्फिश फोरसाइट, सिंपल, साधारण, अनसेल्फिश, जिसमें अपना कोई मोटिव नहीं था, अपना कोई निहित स्वार्थ नहीं था, निस्वार्थ। फोरसाइट होती है दूरदृष्टि, उसने दूर की सोची उस बुजुर्ग इंसान ने, तो उसकी दूरदृष्टि को वो अब देख रहे थे। दैट हैड सेव्ड देम, जिसने उन लोगों को बचा लिया था, अब वो उसको समझ रहे थे। एंड द हेडमैन, और जो दूसरा मुखिया था, हेड, MEN मैन आया है, तो जितने परिवार थे उन परिवारों के मुखिया प्रोस्ट्रेटेड देमसेल्व्स, प्रोस्ट्रेटेड माने दंडवत हो गई, यानी इसके चरणों में गिरकर, हामागुची के पैरों में गिरकर उसको नमन करने लगे। प्रोस्ट्रेटेड देमसेल्व्स, जमीन पर लेट गए उसके कदमों में। इन द डस्ट, धूल में, बिफोर हामागुची गोहेई, हामागुची गोहेई के सामने। एंड द पीपल आफ्टर देम, और उनके बाद बाकी सारे लोग भी जमीन पर लेट गए उसके कदमों में। देन द ओल्ड मैन वेप्ट अ लिटिल, अब लोगों की ये मोहब्बत देखकर वो बूढ़ा आदमी थोड़ी देर रोया। रोना आ ही जाता है जब आप देखते हैं कि आपसे इतने सारे लोग इतनी मोहब्बत कर रहे हों, तो आंखों में आंसू आ ही जाते हैं। तो थोड़ी देर के लिए वो बुजुर्ग इंसान रोया। पार्टली, आंशिक रूप से, तो बिकॉज ही वॉज हैप्पी, वो इसलिए रोया क्योंकि वो खुश था। यानी लोगों को मारकर, कुछ लोगों को मारकर भी खुशी मिलती है, आपने देखे होंगे, कुछ लोगों को सैडिस्ट होते हैं, दूसरों को दुख देकर, दूसरों को मारकर खुशी मिलती है, लेकिन लोगों की मदद करके, लोगों की ज़िंदगी बचाकर, उनकी हेल्प करके कितनी खुशी मिलती है, ये तो करने वाला ही जानता है। तो आज वो इसलिए रो रहा था आंशिक रूप से क्योंकि वो खुश था।
एंड पार्टली और आंशिक रूप से बिकॉज ही वॉज एज्ड एंड वीक, क्योंकि वो बूढ़ा हो गया था और कमज़ोर था, एंड हैड बीन सोरली ट्राइड। वैसे यहाँ टायर्ड होता तो ज़्यादा अच्छा होता। वो बहुत ज़्यादा, ट्राइड का मतलब भी है कि उसने बहुत मेहनत की थी, बहुत काम किया था, ये भी है। और सोरली माने बहुत ज़्यादा थका हुआ था, उसने बहुत मेहनत की थी, तो इसलिए भी उसे रोना आ रहा था। माई हाउस रिमेन्स, मेरा घर बच गया है, यानी फसल तो जल गई, खेत जल गया, लेकिन मेरा घर बच गया है। ही सैड, उसने कहा, एज सुन एज ही कुड फाइंड वर्ड्स, जैसे ही उसको शब्द मिले, यानी अभी तक तो उसको अल्फाज ही नहीं मिल रहे थे कि बोले क्या, लेकिन जब उसको शब्द मिल गए तो वो बोला कि मेरा घर बच गया है। ऑटोमेटिकली, स्वाभाविक रूप से, नेचुरली, केयरसिंग, थपथपाते हुए, टाडाज ब्राउन चीक्स, टाडा के कत्थई गालों को थपथपाते हुए बोला कि मेरा घर बच गया है, बाकी सबके घर तो डूब गए, बर्बाद हो गए। तो वो कह रहा है एंड देयर इज रूम, और उसमें रूम का मतलब यहाँ कमरा नहीं है, रूम का मतलब यहाँ प्लेस, स्पेस, जगह। तो वहाँ जगह है, क्योंकि घर मेरा बड़ा है तो वहाँ जगह है, फॉर मैनी, बहुत सारे लोगों के लिए, यानी आप सबके घर बर्बाद हो गए तो मेरे घर में आप लोग रह सकते हैं, ये कहने का उसका मतलब है। एंड ऑल्सो द टेम्पल ऑन द हिल स्टैंड्स, और इसके अलावा पहाड़ी पर जो मंदिर बना हुआ है वो भी खड़ा हुआ है, तो उसमें भी जगह है लोगों के रहने के लिए। एंड देयर इज शेल्टर देयर फॉर द अदर्स, और वहाँ पर शेल्टर है, यानी रहने की जगह है फॉर अदर्स, दूसरे लोगों के लिए। तो मेरे घर में जगह है और वहाँ मंदिर में जगह है, काफ़ी जगह है, तो लोग वहाँ पर शरण ले सकते हैं। देन ही लेड द वे टू हिज हाउस, और तब वो लोगों को लेकर अपने घर की ओर गया। एंड द पीपल क्राइड, और लोग रोए, एंड शाउटेड, और चिल्लाए, यानी खुशी से चिल्लाए, उसकी जय जयकार करते हुए चिल्लाए। द पीरियड ऑफ डिस्ट्रेस वॉज लॉन्ग, डिस्ट्रेस माने परेशानी, पीरियड माने अवधि, तो परेशानी का जो समय था, अवधि थी, वो लंबी थी। बिकॉज, क्योंकि इन दोज डेज, उन दिनों में, देयर वर नो मीन्स, कोई साधन नहीं थे, ऑफ क्विक कम्युनिकेशन। क्विक माने तेजी से, कम्युनिकेशन माने संचार करने के, यानी जो इन्फॉर्मेशन है उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का, आदान प्रदान करने का कोई संसाधन नहीं था। बिटवीन डिस्ट्रिक्ट एंड डिस्ट्रिक्ट, एक ज़िले से दूसरे ज़िले के बीच में, यानी अभी तो क्या है, मोबाइल फ़ोन है, अभी तो जरा सी देर में खबर फैल जाती है दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक, लेकिन उस वक्त नहीं थे। एंड द हेल्प नीडेड, और जिस मदद की ज़रूरत थी, हैड टू बी सेंट फ्रॉम फार अवे, वो दूर से आनी थी। बट वेन बेटर टाइम्स केम, लेकिन जब बेहतर समय आ गया, द पीपल डिड नॉट फॉरगेट, लोग नहीं भूले, देयर डेट, अपना कर्ज, अपना ऋण नहीं भूले, टू हामागुची गोहेई, जो कि हामागुची गोहेई के प्रति उन लोगों का था, वो कर्जदार थे उसके, उसने जिंदगी बचाई थी उन लोगों की। दे कुड नॉट मेक हिम रिच, वो उसको वापस धनवान नहीं बना सकते थे, भाई खुद ही गरीब हो गए, और तो हामागुची गोहेई उन लोगों की वजह से गरीब हुआ, तो वापस उसको धनवान तो नहीं बना सकते थे, अमीर तो नहीं बना सकते थे। नॉर वुड ही हैव सफर्ड देम टू डू सो, नॉर नहीं, वुड ही हैव सफर्ड देम, यानी वो उनको बाध्य कर सकता था, टू डू सो, ऐसा करने के लिए। इवन हैड इट बीन पॉसिबल, अगर ये संभव भी होता, यानी अगर ये पॉसिबल भी होता तो भी वो नहीं चाहता था कि लोग उसको पैसे दें, वापस उसको अमीर बनाएं। मोर ओवर, इसके अलावा, गिफ्ट्स कुड नेवर हैव सफाइस्ड, यानी तोहफे, उपहार, कुड नेवर हैव सफाइस्ड, कभी पर्याप्त हो ही नहीं सकते थे, एज एन एक्सप्रेशन, एक अभिव्यक्ति के तौर पर,
ऑफ देयर रिवरेंशियल फीलिंग, रिवरेंशियल माने रेस्पेक्टफुल, इज्जत से भरी हुई, सम्मान से भरी हुई फीलिंग, भावनाओं का टुवर्ड्स हिम, उसके प्रति। मतलब क्या हुआ कि वो कितने भी तोहफे दे दें लेकिन वो उसकी कितनी इज्जत करते हैं ये जाहिर हो ही नहीं सकता था तोहफों के माध्यम से। फॉर दे बिलीव्ड, क्योंकि उनका विश्वास था, दैट द गोस्ट विद इन हिम, कि उसके अंदर का जो भूत है, यहाँ गोस्ट बुरे अर्थ में नहीं बल्कि सोल के रूप में है, आत्मा के रूप में है, रूह के रूप में है, कि उसके अंदर की जो रूह थी, जो आत्मा थी, वॉज डिवाइन, वो दैवीय थी, किसी इंसान की आत्मा नहीं थी उस बंदे के अंदर, उसके अंदर किसी देवता की, भगवान की आत्मा थी। सो दे डिक्लेयर्ड हिम अ गॉड, इसलिए उन्होंने उसको देवता घोषित कर दिया। एंड देयर आफ्टर, और उसके बाद कॉल्ड हिम, वो उसको पुकारने लगे, हामागुची डाइमियोजन, यानी डाइमियोजन का मतलब शाइनिंग डेटी, चमकता हुआ देवता। उसने अपने खेतों में आग लगा दी थी ना, तो आग चमक देती है, शाइन करती है, तो चमकता हुआ देवता, उसको नाम दे दिया लोगों ने। थिंकिंग, सोचते हुए, दे कुड गिव हिम नो ग्रेटर ऑनर, ये सोचते हुए कि इससे ज़्यादा बड़ा सम्मान वो उसको नहीं दे सकते हैं। एंड ट्रूली, और ये बात सच है, नो ग्रेटर ऑनर, कोई भी इससे ज़्यादा बड़ा सम्मान इन एनी कंट्री, किसी भी देश में कुड बी गिवन, नहीं दिया जा सकता था। यहाँ नो लगा हुआ है इसलिए मैंने यहाँ नहीं बोला, नहीं दिया जा सकता था, टू मॉर्टल मैन, यानी नश्वर इंसान को, यानी इंसान मॉर्टल है, इमॉर्टल तो है नहीं, तो जो नश्वर इंसान है उसको इससे बड़ा सम्मान किसी भी देश में नहीं दिया जा सकता था। एंड व्हेन, और जब, दे रीबिल्ट, उन्होंने दोबारा बनाया, द विलेज, गांव को, दे बिल्ट अ टेम्पल, तो उन्होंने एक मंदिर बनाया, टू द स्पिरिट ऑफ हिम, उसकी आत्मा के लिए, यानी जिंदा है इंसान, जिंदा रहते ही उसकी सोल के लिए, उसकी रूह के लिए उन्होंने मंदिर बना दिया। एंड फिक्स्ड एबव द फ्रंट ऑफ इट, एंड फिक्स्ड, और लगा दिया, एबव द फ्रंट ऑफ इट, उसके मंदिर के सामने, अ टैबलेट, एक पत्थर, बियरिंग हिज नेम, जिस पर के उसका नाम लिखा हुआ था, इन चाइनीज टेक्स्ट, चाइनीज भाषा में, ऑफ गोल्ड, यानी सोने से। एंड दे वर्शिप्ड हिम देयर, और वहाँ वो उसकी पूजा करने लगे, विद प्रेयर, पूजा यानी प्रार्थना के साथ, एंड विद ऑफरिंग, और प्रसाद चढ़ाकर। हाउ ही फेल्ट अबाउट इट, उसको इस बारे में कैसा महसूस होता था, आई कैन नॉट से, ये तो मैं नहीं कह सकता। आई नो ओनली, मैं केवल इतना जानता हूँ, दैट ही कंटिन्यू टू लिव, कि वो जिंदा रहा, इन हिज ओल्ड थैच्ड होम, अपने पुराने छप्पर वाले घर में, अपॉन द हिल, जो कि पहाड़ी पर बना हुआ था, यानी इधर वो जिंदा है, बुढ़ापा काट रहा है अपना उस घर में, और इधर उसकी रूह की पूजा हो रही है। विद हिज चिल्ड्रन एंड हिज चिल्ड्रंस चिल्ड्रन, अपने बच्चों के साथ वो जी रहा था और अपने बच्चों के साथ वो जी रहा था। जस्ट एज ह्यूमनली, ठीक उतना ही इंसानों की तरह, एंड सिंपली, और उतना ही साधारण तरीके से, एज बिफोर, जितना वो पहले जिया करता था। वाइल, जबकि हिज सोल वॉज बीइंग वर्शिप्ड, उसकी रूह, उसकी आत्मा की पूजा हो रही थी, इन द श्राइन बिलो, नीचे मंदिर में। 100 years एंड मोर, यानी 100 या इससे भी ज़्यादा साल का समय हो गया, ही हैज़ बीन डेड, वो मर चुका है। जब ये कहानी लिखी जा रही तो 100 साल से ज़्यादा हो गए उसके मरे हुए। बट हिज टेम्पल, लेकिन उसका मंदिर, दे टेल मी, वो मुझे बताते हैं, लोग मुझे बताते हैं, स्टिल स्टैंड्स, अभी भी खड़ा हुआ है, एंड द पीपल स्टिल प्रे,
और लोग अभी भी प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं टू द गोस्ट, आत्मा की, रूह की, ऑफ द गुड ओल्ड फार्मर, उस भले मानुस बुजुर्ग किसान की, टू हेल्प देम, कि वो उनकी मदद करे इन टाइम ऑफ फियर और ट्रबल, डर के समय में या परेशानी के समय में। क्या उनका ऐसा मानना है कि उसकी रूह अभी भी डर के समय, परेशानी के समय उनकी मदद करेगी, तो इसलिए वो आज भी उसकी पूजा करते हैं। आई आस्क्ड, मैंने पूछा, अ जापानीज फिलोसोफर एंड फ्रेंड, एक जापानी दार्शनिक को और मित्र को, जो कि मेरा मित्र भी था, टू एक्सप्लेन, कि वो मुझे समझाए, एक्सप्लेन टू मी, मुझको समझाए, हाउ, कि कैसे, द पीजेंट्स कुड रैशनली इमेजिन, वो किसान लोग तार्किक तरीके से, रैशनली माने लॉजिकली, तार्किक तरीके से इमेजिन, कल्पना कर सकते थे, द स्पिरिट, रूह की, आत्मा की, ऑफ हामागुची, हामागुची की रूह की, इन वन प्लेस, एक जगह पर, while he was living body while his living body was in another, जबकि उसका जीवित शरीर दूसरी जगह पर था। तो आखिर लोगों ने कैसे कल्पना कर ली कि जब वो ऊपर पहाड़ी के अपने घर में जिंदा है, उसका शरीर जिंदा है, तो उसकी आत्मा नीचे मंदिर में कैसे आ जाएगी। लोगों ने आखिर ऐसी इमेजिनेशन, ऐसी कल्पना कर कैसे ली। ऑल्सो आई इंक्वायर्ड, इसके अलावा मैंने ये भी पूछा, वेदर इट वॉज ओनली वन ऑफ हिज सोल्स, कि क्या केवल उसकी ही एक आत्मा थी, विच दे हैड वर्शिप्ड, जिसकी उन्होंने पूजा की थी, ड्यूरिंग हिज लाइफ, उसके जिंदा रहते, एंड वेदर, और कि क्या, दे इमेजिन्ड, वो कल्पना करते थे, दैट पर्टिकुलर सोल, कि कोई खास रूह, कोई खास आत्मा, टू हैव डिटैच्ड इटसेल्फ, वो अपने आप को अलग कर सकती थी, फ्रॉम द रेस्ट, बाकियों से, टू रिसीव होमेज, यानी श्रद्धांजलि प्राप्त करने के लिए, सम्मान प्राप्त करने के लिए। तो ये बात ऑथर ने, लेखक ने अपने एक दोस्त से, जो कि एक फिलोसोफर भी था, तो उससे पूछा कि आखिर जब एक इंसान जिंदा है तो उसकी आत्मा उस मंदिर में होगी, लोगों ने ऐसे कैसे सोच लिया, क्या ये पॉसिबल था। तो उस फिलोसोफर ने, जो कि दोस्त था लेखक का, उसने क्या जवाब दिया, ये सुनिए। द पीजेंट्स, किसान, माई फ्रेंड आंसर्ड, मेरे दोस्त ने जवाब दिया, थिंक ऑफ द माइंड, वो दिमाग के बारे में सोचते हैं, जहन के बारे में सोचते हैं, और स्पिरिट ऑफ अ पर्सन, या फिर एक इंसान की रूह के बारे में सोचते हैं, एज समथिंग, एक ऐसी चीज मानकर, क्या मानते हैं वो, विच, जो कि इवन ड्यूरिंग लाइफ, यानी जीवन काल में भी, जिंदा है इंसान उस समय भी, कैन बी, हो सकती है, इन मैनी प्लेसेस, बहुत सारे स्थानों पर, एट द सेम इंस्टेंट, यानी एक साथ। आपने देखा होगा कि अक्सर जहाँ आपको ज़्यादा मोहब्बत होती है, जैसे आपने अपना बचपन जहाँ बिताया होता है, तो कभी कभी आप फिज़िकली कहीं दूर शहर में बैठे होते हैं और आपकी आत्मा वहाँ उसी गांव में होती है। मेरी तो अक्सर होती है जहाँ, जिस गांव में मैंने अपना बचपन बिताया है। तो ये पॉसिबल है, ऐसा उस फ्रेंड ने जवाब दिया कि एक इंसान की आत्मा कई जगह हो सकती है एक साथ। सच एन आइडिया इज, ऐसा एक विचार है, ऑफ कोर्स, वास्तव में, क्वाइट डिफरेंट, एकदम अलग, फ्रॉम वेस्टर्न आइडियाज, पश्चिम के विचारों से, अबाउट द सोल, आत्मा के बारे में, रूह के बारे में। जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उनका विचार अलग है, लेकिन जो ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनका विचार अलग है। हमारा हम लोगों के तो बहुत ही मत अलग हैं आत्मा के बारे में, और हम तो ऐसा मानते हैं कि हमारी आत्मा एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है, तो ऐसा हमारा मानना है। एनी मोर रैशनल, अच्छा, कोई और तर्क है क्या, कुछ और तार्किक बात कर सकते हो क्या। आई मिस्चीवियसली आस्क्ड, मैंने शैतानी से
पूछा, मैंने थोड़ी बदमाशी दिखाते हुए अपने दोस्त से पूछा, भाई थोड़ा और रैशनली इसको तार्किक रूप से समझा सकते हो क्या? वेल ठीक है, ही रेस्पॉन्डेड, उसने जवाब दिया विद अ बुद्धिस्ट स्माइल, एक बौद्ध की मुस्कान के जैसे बुद्ध लोग मुस्काते हैं वैसे मुस्कुराया वो। इफ़ वी एक्सेप्ट, अगर हम स्वीकार कर लें द डॉक्ट्रिन, सिद्धांत को, ऑफ द यूनिटी ऑफ ऑल माइंड, यानी सारे दिमागों की एकता को, हम ये मान के चलते हैं ना कि सारे हर मानव में एक ही ईश्वर है, पूरे सृष्टि में पूरे कायनात में एक ही सोल है, एक ही ईश्वर है जो कि समाया हुआ है, हम ये मान के चलते हैं। हम क्या सारे धर्म ये मानते हैं, हालांकि हम तो बहुदेववादी हैं, हम राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, बहुत सारे देवी देवताओं को मानते हैं, माँ दुर्गा माँ को मानते हैं, लेकिन साथ ही हम ये भी मानते हैं कि ईश्वर तो एक है, उसके रूप अलग अलग हैं। तो अगर हम ये मानते हैं यूनिटी ऑफ ऑल माइंड, कि ये जो सिद्धांत है एक ही आत्मा, एक ही परमात्मा का, द आइडिया ऑफ द जैपनीज पीजेंट वुड अपीयर, तो जो आइडिया है, जो विचार है ऑफ द जैपनीज पीजेंट, जापान के किसान का, वुड अपीयर, वो ऐसा दिखाई देगा, टू कंटेन, कि उसमें शामिल है, एट लीस्ट, कम से कम, सम एडम्बरेशन, एडम्बरेशन माने झलक, ग्लिम्स, एक झलक शामिल है, ऑफ ट्रुथ, सच की, यानी अगर एक आत्मा पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, सारी कायनात में समाई हुई है, तो इस बात में सच की एक झलक है, यानी उसकी आत्मा वहाँ हो सकती थी जबकि वो जिंदा है, उस मंदिर में भी उसकी सोल हो सकती थी, ये बात सच है। I could not say so much for your western notions about the soul. भैया मैं तुम्हारी जो पश्चिम के नोशंस हैं, विचार हैं सोल के बारे में, आत्मा के बारे में, रूह के बारे में, उनके बारे में तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जो हमारे विचार हैं, जो पूर्व के विचार हैं आत्मा के बारे में, उनके बारे में मैं कह सकता हूँ। तो हमारी जो पूर्व की मान्यताएं हैं वो थोड़ी सी अलग हैं। हम लोग खासकर जो हमारा हिंदू धर्म है वो तो इस बात में पक्का विश्वास करता है कि हर जगह कण कण में ईश्वर समाया हुआ है ना, तो एक व्यक्ति की आत्मा उस मंदिर में हो सकती थी, ये हमारे अनुसार भी सच है। तो ये थी आपकी कहानी, बहुत खूबसूरत कहानी थी। मुझे उम्मीद है आपको इससे इंस्पिरेशन मिली होगी, प्रेरणा मिली होगी और आपको कहानी पसंद भी आई होगी। वीडियो में यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।